नमस्कार। आप सभी का YouTube के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम। आज की जो क्लास है वो तीसरी क्लास है। आपको जो सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है वो किस प्रकार की आपको लग रही है तो आप बता सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि पीछे के जो प्रश्न है इन नोट्सों से बाहर नहीं गए हैं। चलिए हम ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए आज की क्लास को शुभारंभ करते हैं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट तो आप जानते ही हैं, सब लोग यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट के अंदर जो समाचार आते हैं, हमारे पास खबरें आती हैं, वो किस प्रकार से होती हैं, उसको हम क्या क्या कह सकते हैं। सबसे पहले हम इसके नामों की चर्चा करेंगे। इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता भी कहते हैं। पहली ऑनलाइन पत्रकारिता, दूसरी साइबर पत्रकारिता और तीसरी है वेब पत्रकारिता के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये जो फैक्ट हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब होती है। तो ध्यान रखिएगा 1993 में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत हो जाती है। पहला चरण था इंटरनेट पत्रकारिता का। दूसरा चरण 2003 से शुरू होता है। 2003 से जो चरण माना जाता है वो प्रभावी था। आपको याद भी होगा कि इस समय हमें 1 GB डाटा मिलता था पूरे महीने के लिए, तो वो टाइम था। और ध्यान रखना 1993 से जस्ट 10 साल बाद में, और इसके 10 साल बाद में जिस चैनल पर आप पढ़ रहे हैं 2013 में इस चैनल को बनाया गया था। ठीक है, 2 चैनल बनाए थे अपन ने। एक बड़ा चैनल है जिसमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर, और एक ये छोटा चैनल है जिसके माध्यम से आप पढ़ रहे हैं। तो याद रख सकते हैं 1993 में पहला चरण आया था, 2003 में दूसरा चरण आया था इंटरनेट पत्रकारिता का, और तीसरा चरण नहीं बताया गया। ये तो मैंने वैसे आपको याद रखने के लिए बताया था। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले भारत की पहली साइट कौन सी है जिसको इंटरनेट के माध्यम से सर्च किया गया है, इंटरनेट जहाँ से शुरू हुआ। तो ध्यान रखिएगा rediff.com ये साइट है। सबसे पहली भारत की पहली साइट किसे कहा जाता है, rediff.com को कहा जाता है। जबकि अगर हम बात करें वेबसाइट यानी इंटरनेट पर विशुद्ध पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसका 2 प्रश्न हो जाएंगे। आपको पहला प्रश्न पूछेगा भारत की पहली साइट कौन सी है, तो आपको उत्तर देना है rediff.com साइट है। और अगर आपको पूछे कि विशुद्ध पत्रकारिता की शुरुआत करने वाली साइट कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा तहलका.com है। और ये प्रश्न पूर्व के पेपरों में आया हुआ है। तो ध्यान रखना है जहाँ से पत्रकारिता की शुरुआत हुई उसका क्या नाम है, तहलका.com। और ये तहलका.com जो है ना, ये क्या होती है, तहलका.com का अर्थ होता है जैसे बड़े बड़े जैसे ठेके होते हैं। ठेके का मतलब जैसे किसी भी अलग अलग विभाग के होते हैं, रेलवे का है ना, जलदाय विभाग का है। वो बड़े बड़े ठेकों के अंदर गफलाबाजी होती है, भ्रष्टाचारी होती है, तो उन पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है कि कहाँ कितनी भ्रष्टाचारी हो रही है, कहाँ कितनी रिश्वत हो रही है। तो उसके माध्यम से देखो, इस तहलका.com के माध्यम से ये देखेंगे जिसने अपनी स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पत्रकारिता जगत में क्या मचा दिया था, तहलका। इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था और स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से इन्होंने तहलका हिला दिया था इंटरनेट पत्रकारिता में। अब आगे देखेंगे कि इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन, आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। कि आप इंटरनेट पर यूज करते हैं, आपने कोई समाचार डाल दिया कि आज आपके गांव में ये घटना हुई, तो वो एक पत्रकार एक समाचार हो गया। ठीक है, उसको आप आगे से आगे भेजते हैं, फिर वो प्रूफ होता है, बस उसी को प्रकाशन को, उसी को क्या कह देते हैं, इंटरनेट पत्रकारिता कहा जाता है। ज़्यादा इसमें याद रखने वाली सिर्फ 2 ही बातें, एक तो rediff.com और एक पहली पत्रकारिता विशुद्ध पत्रकारिता बोले तो तहलका.com, ये आपको याद रखना है। फिर है इंटरनेट पत्रकारिता के 2 रूप होते हैं। देखो, आपको ये प्रश्न पूछ सकता है कि इंटरनेट पत्रकारिता के कितने रूप होते हैं, तो 2 होते हैं। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, देखो इंटर अलग शब्द है, नेट अलग शब्द है, 2 हो गए ना, ऐसे याद रख लो ना इसको। तो इसके सबसे पहले अपन बात करें कि सबसे पहला जो है, पहला समाचार संप्रेषण के लिए नेट का प्रयोग किया जाता है। पहला जो प्रकार है वो है समाचार संप्रेषण के लिए, यानी जो न्यूज कम्युनिकेशन होता है उसके लिए नेट का प्रयोग किया जाता है। पहले क्या होता था, हाथ से लिखा जाता था, फिर वो संवाददाता के पास पहुंचता था, वो फिर उसको चेक करता था, फिर वो प्रकाश। आजकल ऐसा नहीं है, आज अभी जो घटना घटी उसको हाथों हाथ भेज दिया जाता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें नेट चाहिए। तो ध्यान रखना, पहला तो ये प्रयोग हो गया कि पहले समाचार भेजने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, नेट का प्रयोग करना है। दूसरे की बात करें कि पत्रकारों द्वारा लिखे गए आलेखों को अपने ब्लॉग, यानी ब्लॉग्स हर आदमी लिखता है, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े राइटर हैं, है ना, बड़े बड़े संपादक हैं, वो ब्लॉग्स लिखते हैं।
ठीक है। पोर्टल या साइट पर प्रकाशित करना, तो दो हो गए। समाचार संप्रेषण के लिए नेट जरूरी होता है। और दूसरा जो प्रकार होता है वो पत्रकारों द्वारा, पत्रकार जो होते हैं वो अपने ब्लॉग्स में भी लिख सकते हैं, आलेखों के लिए भी पोर्टल पर लिख सकते हैं। सभी को अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबके पास है, आप फेसबुक पर भी लिख सकते हैं, ट्विटर पर लिख सकते हैं, कहीं भी आप अपने विचार लिख सकते हैं। तो दूसरा प्रकार वो होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब वेब पत्रकारिता की समस्या, क्या समस्या थी कि हिंदी के अंदर पत्रकारिता शुरू हो गई। अब हिंदी के अंदर क्या है, अक्षर कितने हैं, 52 थे, परंतु वर्तमान में 53 हो गए हैं, है ना। 53वां कौन सा हो गया, जो इस तरह का लय लिखा जाता था, और अब इस लय को इस तरह का जो लय लिखा जाता है, मैं यहाँ लिखने का प्रयास करता हूँ। ये जो लय था ना, इसको 53वां अक्षर मान लिया, विशिष्ट अक्षर की श्रेणी में इसको ले लिए। तो थोड़ा इसको भी ध्यान रखेंगे। अब क्या, फ़ॉन्ट ज़्यादा हो गए, अक्षर ज़्यादा थे, तो फ़ॉन्टों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ी। तो उसके लिए क्या था कि अब सारी चीज़ें क्या है, गोवा में छापा खाना खुला, जर्मनी में गुटेनबर्ग में छापे खाने का आविष्कार हुआ, है ना, प्रिंटिंग प्रेस का। तो यानी सब विदेशी थे। तो हिंदी के अंदर क्या था कि यहाँ के जो मानक भाषा हिंदी थी उसके फ़ॉन्ट नहीं मिल रहे थे। तो इसके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, मानक कीबोर्ड का ना होना। ये कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड का नहीं होना, मानक कीबोर्ड नहीं थे। अब कंप्यूटर पे कितने अक्षर हैं उसके मानक नहीं थे, इस वजह से क्या थे, वो पढ़ नहीं पाते थे या टाइप नहीं कर पाते। तो पहली समस्या ये आई। दूसरी, फ़ॉन्ट की अनुपलब्धता थी। अब आपके पास कई बार आ जाता है, हमारे पास फ़ॉन्ट नहीं होता, तो हमारे पास कई PDF आ जाते हैं, उनको खोलते हैं तो उनमें डिब्बे से बने होते हैं, है ना, या चाइनीज़ों की तरह ऐसे क्रॉस के निशान से होते हैं। तो वो फ़ॉन्ट अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो आप उस PDF को नहीं पढ़ पाते। तो वो फ़ॉन्ट भी उपलब्ध नहीं था। प्रारंभ में डायनेमिक फ़ॉन्ट का न होना, ठीक है, प्रारंभ में क्या नहीं था, डायनेमिक जो था वो फ़ॉन्ट नहीं था हमारे पास। अब क्या हो गया, अब हिंदी वेब पत्रकारिता में यूनिक फ़ॉन्ट आ गया है, यूनिकोड फ़ॉन्ट आ गया है। अब तो बहुत सारे फ़ॉन्ट आ गए हैं। तो उस जो यूनिक फ़ॉन्ट आया था उसको मंगल फ़ॉन्ट कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि हिंदी वेब पत्रकारिता के अंदर किस फ़ॉन्ट का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, मंगल फ़ॉन्ट का प्रयोग किया जाता है ना। वैसे तो देवनागरी है ना, देवपूर्ति इसमें लिखा जाता है। देवपूर्ति के अंदर फ़ॉन्ट अलग अलग आते हैं। तो आप देखेंगे कि जो कंप्यूटर का थोड़ा सा ज्ञान रखता है उसके पास फ़ॉन्ट अलग अलग होते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। आने से वेबसाइट कहीं भी पढ़ी जा सकती है, कोई भी समाचार है, कोई PDF आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। ध्यान रखना, हिंदी पत्रकारिता में मंगल फ़ॉन्ट का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। लगभग सभी समाचार पत्रों के संस्करण उपलब्ध हैं। संस्करण का मतलब ऑनलाइन इंटरनेट संस्करण, है ना, इंटरनेट पर प्रति मिल जाती है। आप दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, है ना, हिंदू ट्रिब्यून, सीमा संदेश, राजस्थान पत्रिका, इन समाचारों को आप अगर नेट पे पढ़ना चाहें तो आपको मिल जाते हैं। तो संस्करण भी उपलब्ध हैं। किस वजह से, वो कौन सा मंगल फ़ॉन्ट आया, इस वजह से हम उसको पढ़ पाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में विविध प्रकार के लेखन, यानी पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले समाचार पत्रकारों के 3 प्रकार होते हैं। जैसे समाचार जो लेके आते हैं वो कौन होते हैं, आदमी तो होते हैं। वो आदमी क्या होते हैं, कई आदमी तो होते हैं परमानेंट, और कई होते हैं कुछ समय के लिए काम करते हैं, और कई होते हैं फ्री। तो बस उन्हीं को 3 आधार बना दिया गया। तो याद रखना, पत्रकारों के 3 भाग होते हैं। इन 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं। पहला है अंशकालिक। अंश को अगर हम बोल दें इंग्लिश में तो अंश को हम बोलते हैं पार्ट, है ना, और कालिक को हम बोल देंगे टाइम। यानी पार्ट टाइम काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या कहलाएंगे, अंशकालिक कहलाएंगे। अब ये क्या होते हैं, ये कमीशन पर काम करते हैं। ये कोई सूचना लेके आ गए, तो जैसे कोई बधाई संदेश ले आया, कोई मृत्यु का संदेश ले आया, या किसी स्कूल ने अपनी ऐड करवा दी, या कोचिंग सेंटर ने ऐड करवा दी। जैसे कोचिंग सेंटर की ऐड के मान लो बड़ी मेन पृष्ठ पर लेते हैं तो 70-80 हज़ार रुपये लेते हैं, तो उसका वो 10% लेते हैं, 5% लेते हैं। तो इस कमीशन पर जो व्यक्ति काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अंशकालिक बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये एक निश्चित रिपोर्ट और निश्चित समय के लिए कार्य करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट ही होते हैं, नहीं, ये निश्चित कार्य, यानी इनका एक काम होता है जिस फील्ड में, जैसे स्कूल की न्यूज़ लेके आएगा तो ये लेके आएगा, उसका कार्य क्या है, स्कूल की न्यूज़ लेके आना। कोई मृत्यु की न्यूज़ लेके आ रहा है ना, कोई इस तरह की। तो यानी हर व्यक्ति का अलग अलग डिपार्टमेंट बांटा होता है, वो निश्चित समय के लिए काम करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं अंशकालिक, यानी पार्ट टाइम। फिर होता है पूर्णकालिक, फुल टाइम, यानी ये लोग क्या लेते हैं, ये तो लेते हैं, ध्यान रखना, ये तो कमीशन पर काम करते हैं। अंशकालिक जो होते हैं वो कमीशन पे काम करेंगे, और पूर्णकालिक होते हैं वो किस पे काम करेंगे, वेतन पर काम करेंगे। ये 24 घंटे वहीं रहते हैं, यानी जैसे इनकी ड्यूटी होती है सुबह 6 से
शाम के 6 बजे तक है, या रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, यानी इस प्रकार की ड्यूटी होती है और इन्हें वेतन मिलता है, कोई कमीशन नहीं मिलता। तो ध्यान रखिएगा, ये पूर्णकालिक होते हैं। और फिर तीसरा देखिए, तीसरा होता है आज़ाद राजा, जिसे बोला जाता है फ्रीलांसर। क्या बोला जाता है? फ्रीलांसर। ये आज़ाद होते हैं। आज़ाद का मतलब होता है ये स्पेशलिस्ट होते हैं। ये किसी एक पत्रकारिता यानी एक पत्र जो समाचार पत्र है उससे नहीं जुड़े होते हैं, ना किसी एक अपने अगर चैनल की बात करें, टीवी चैनल की बात करें, उनसे नहीं जुड़े। इनके ये होते हैं खुद के सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि आपको कोई एडवाइस लेनी है, तो यानी वकील जो होगा वो स्पेशलिस्ट होगा उस क्षेत्र का, तो वो उस क्षेत्र के बारे में बात करेगा। जैसे अगर हम बात करें क्रिकेट के बारे में जानकारी लेनी, तो उस क्षेत्र का एक वो किसी भी चैनल पर जा सकता है और अपनी राय बताता है, क्योंकि उसे अनुभव होता है। तो वो होते हैं फ्रीलांसर, यानी वो अपने सब्जेक्ट के विषय विशेषज्ञ होते हैं। शेयर मार्केट डाउन जाएगा, अप जाएगा, महंगाई पर कोई चर्चा करनी है तो किसी अर्थशास्त्री को लेकर आएंगे, राजनीति पर किसी को बात करनी तो राजनीति के विशेषज्ञ आएगा। यानी इस तरह की, यानी कोई धार्मिक चर्चा करनी है तो धार्मिक क्षेत्र में जैसे शंकराचार्य जी हैं उनको लेके आएंगे। यानी अपने सब्जेक्ट के क्या होते हैं, विषय विशेषज्ञ होते हैं, इन पर कोई पाबंदी नहीं होती। और ये जब आते हैं तो इनको पैसे दे के लाना पड़ता है और ये अपनी राय बताते हैं कि क्योंकि इनकी राय लोग मानते हैं, क्योंकि अपने विषय के क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। तो ये ध्यान रखना, फ्रीलांसर ये 3 प्रकार के होते हैं। अब है अखबार या अन्य संचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन को विभिन्न रूपों को इस्तेमाल करते हैं। इसे पत्रकारिता लेखन कहते हैं। अब देखो, पाठक जो तो पढ़ने वाला अखबार वाला हो गया, दर्शक कौन होगा, टीवी का वाला हो गया, और श्रोता रेडियो के समाचार, यानी तीनों प्रकार के जो रेडियो ये ना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो हम पीछे के पूर्व में पढ़ गए, उनको जो समाचार प्रोवाइड करवाया जाएगा और उसकी शैली होती है लिखने की, तो उस शैली को ही हम क्या बोल देते हैं, पत्रकारिता लेखन बोला जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर है उसके अंदर एक सबसे बड़ा आता है फीचर। पूर्व के पेपरों में ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पूर्व के पेपरों में ये प्रश्न पूछे गए हैं। फीचर क्या होता है? अब माइंड में क्या आता है कि पहले बुजुर्ग बोला करते पिक्चर आ रही है, अभी अमिताभ बच्चन की पिक्चर है, वो पिक्चर नहीं है, ये फीचर है। ठीक है, तो ध्यान रखना, शब्दों के माध्यम से क्या करना, चित्रांकन करना। अब नोट्स में मैंने ये लिखे हुए हैं कि शब्दों के माध्यम से क्या करना, चित्रांकन करना। परंतु अगर मैं इसे स्पष्ट रूप से लिखूं, स्पष्ट रूप से अगर लिखना चाहें तो याद आप लिख सकते हैं कि फीचर में सूचना भी होगी, समाचार भी होगा। परंतु समाचार किस तरह का होगा, सूचना या समाचार को हास्य व्यंग्य के साथ मनोरंजन पूर्वक बनाना होता है। ऐसा नहीं है सीधा समाचार पढ़ दिया, नहीं, वो यानी एक व्यंग्य के रूप में, हास्य व्यंग्य के रूप में, यानी दर्शकों तक वो बात पहुंच जाए, पाठकों तक वो बात पहुंच जाए, या श्रोताओं तक वो बात पहुंच जाए जो बात वो कहना चाहता है, तो उसे हम फीचर कहते हैं। अगर सीधी समाचार बोल दिया तो फिर वो तो समाचार हो गए ना। फीचर में और इनमें क्या फर्क हुआ, तो ध्यान रखना, फीचर के अंदर क्या होता है, आदमी की खुद की राय होती है, वो हास्य व्यंग्य के साथ, मनोरंजन पूर्वक या रोचकता के साथ जो समाचार प्रकाशित करता है या कोई भी घटना को बताता है, वो क्या कहलाएगा, फीचर कहलाएगा। तो ध्यान रखना, शब्दों के माध्यम से क्या होता है, चित्रांकन होता है। अब देखो, रोचक विषय को मनोरम यानी मनोरंजक बनाना है, और विशुद्ध प्रस्तुतिकरण ही फीचर कहलाता है। तो ये परिभाषा आ गई, रोचक विषय को क्या करना है, मनोरम और विशुद्ध प्रस्तुतिकरण ही फीचर कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब फीचर के क्या क्या कार्य हैं, कोई भी फीचर है या कोई भी समाचार है, उसके कार्य लगभग सेम से होते हैं। फीचर का काम होता है कोई सूचना देना, या दूसरा काम होता है शिक्षित करना, यानी कोई चीज़ है उसको हंसी के माध्यम से या व्यंग्य के माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं। उसका काम है कि आपने एक सूचना दे दी कि ये फलाना फलाना। अब बहुत सारे, जैसे अगर हम बात करें बाल विवाह पर बहुत सारे फीचर्स लिखे जाते हैं, है ना, तो पहले उनको दिखाया जाता है, मजाक मजाक में लोगों को सिखा दिया जाता है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, सूचना देना, लोगों को शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना। अब समाचार क्या होता है, थोड़ा सा उबाऊ आ जाता है, उबाऊपन आ जाता है, दर्शक देखना नहीं चाहता। पर फीचर के अंदर हंसी व्यंग्य ये मनोरंजन होता है, तो दर्शक उनसे बंधा रहता है, श्रोता उनसे बंधा रहता है। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। फीचर के कितने कार्य, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना। और फीचर की प्रमुख विशेषताएं क्या है, फीचर सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। आत्मनिष्ठ का मतलब है कि व्यक्ति की जो राय होती है ना खुद की, वो बताई जाती है। फीचर में लेखक अपनी राय बताता है, अपने दृष्टिकोण के हिसाब से लिखता है। तो ये बात ध्यान रखना है, फीचर में जो फीचर लिख रहा है वो अपनी राय बताता है
अपना खुद का दृष्टिकोण होता है उसको बताता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। वो सुव्यवस्थित होता है। सृजनात्मकता का मतलब उसमें अपने पास से वो कुछ भी इंक्लूड कर सकता है, कोई मुहावरे, लोकोक्ति, हंसने वाली बात, उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करेगा। तो पहली विशेषता। दूसरे, फीचर लेखन का कोई तय ढांचा या फार्मूला नहीं होता। ऐसा नहीं है कि फीचर में पहले एक चुटकुला डालना है, पहले कोई वो वंदना करेगा या पहले गांव का नाम लेगा, नहीं। वो लेखक की मर्जी होती है कि फीचर के अंदर वो क्या किस प्रकार से प्रेजेंट कर रहा है या उसको प्रस्तुत कर रहा है। तो उसका कोई ढांचा नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि एक हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें ढांचा होता है, सेवा में श्रीमान, ये लिखना ही अनिवार्य है। तो यहाँ कोई इस प्रकार का ढांचा नहीं है कि फीचर लिखते समय आपको पहले ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी मर्जी से आप फ्लैशबैक में जाके भी लिख सकते हैं, पूर्व की घटना का संदर्भ देख के लिख सकते हैं, या वर्तमान स्थिति में आपके सामने जो दृश्य है उसको देखकर लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप फीचर का लेखन कर सकते हैं, इसका कोई ढांचा नहीं होता। फीचर क्या होता है? कथात्मक शैली का प्रयोग करता है, यानी कहानी के माध्यम से। मैंने पहले बताया था, मनोरंजन अगर करना है तो कहानी के माध्यम से अगर किसी भी चीज़ को बताया जाए वो माइंड में ज़्यादा रहती है, लोग ज़्यादा सुनने के इच्छुक होते हैं। फिर है समाचारों की तरह शब्दों को कोई अधिक सीमा नहीं होती। समाचारों के अंदर क्या होता है कि एक सीमा होती है कि आप कोई भी समाचार है वो इतने 500 शब्दों में, 200 शब्दों में, 100 शब्दों में लिखिए। परंतु फीचर के अंदर लिखते समय इस प्रकार कोई बंधन नहीं होता। आपकी मर्जी से आप शब्दों को लिख सकते हैं। कितना लंबा लिखना है, कितना छोटा लिखना है, कितना विस्तृत लिखना है, तो आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। फिर है तथ्यों के साथ साथ लेखक के व्यक्तिगत विचारों का समावेश होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि जो न्यूज़ आपने देनी है उसके साथ मजाक मजाक में वो अपनी राय भी दे देता है। तो ये बात मैंने आपको बता दी कि यहाँ आत्मनिष्ठ शैली होती है, व्यक्ति अपने खुद के अनुभवों को यहाँ शेयर करता है। फिर देखो फीचर लेखन के प्रमुख विचारणीय बिंदु क्या क्या है, तत्व क्या क्या है, ये थोड़े से याद कर लीजिएगा। ये 5 हैं। वो पूछ सकता है फीचर में निम्न में से शामिल नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फीचर लिखते समय आपको सबसे पहले आपको तथ्यों का संग्रह करना है, यानी कलेक्शन ऑफ डाटा। सबसे पहले आपको डाटा कलेक्शन करना है। डाटा कलेक्शन का मतलब आप जिस चीज़ पर फीचर लिख रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जिससे मैं आज फीचर लिख रहा हूँ सदी का महानायक, यानी अगर मैं कहूँ कि सदी का महानायक किसे कहा जाता है तो आप कह देंगे अमिताभ बच्चन को बोला जाता है। तो अमिताभ बच्चन के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि इसके पिता हरिवंश राय बच्चन थे, है ना। हरिवंश राय बच्चन थे, इन्होंने 2 शादियाँ की थी, इनके पिता ने 2 शादियाँ की थी, इनकी पत्नी का नाम जया बच्चन है। शुरू में ये किसी रेडियो कार्यालय में गए तो उनको आवाज़ की वजह से निकाल दिया गया कि आपकी आवाज़ सही नहीं है, और वही आवाज़ आज हम आवाज़ टीवी पर चलती है तो हम बता देते हैं अमिताभ बच्चन की आवाज़ है। वही आवाज़ उनके लिए क्या बन गई, प्रसिद्धि का कारण बन गई। तो ये सब चीज़ें आपके पास जानकारी होनी चाहिए, है ना। कि एक बार पुनीत ईश्वर ने इनके एक मुक्का लगा दिया था कूली फिल्म में, जिसकी वजह से इनकी रीढ़ की आंत होती है ना, वो टूट गई थी। तो यानी इस तरह की सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो तथ्यों का संग्रह आपके पास होना चाहिए। फिर फीचर का उद्देश्य होना चाहिए। फिर हम क्या बताते हैं, कोई भी फीचर लिखा जा रहा है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, कोई ना कोई मोटिव होगा, कोई ना कोई उसका सिमुलेशन बोल सकते हैं अपन होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत संघर्ष किया, तो यानी किसी को प्रेरणा देनी हो कि कभी निराश नहीं होना चाहिए। इनको वहाँ रेडियो स्टेशन से निकाल दिया गया था, आकाशवाणी से, कि आपकी आवाज़ सही नहीं है, इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, इन्होंने प्रयास करते गए और आज सदी के क्या कहलाते हैं, महानायक कहलाते हैं। तो यानी संघर्ष है ना, सफलता की प्रेरणा देने वाली, ऐसा कोई ना कोई आपके फीचर का क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। तीसरा होता है प्रस्तुतिकरण। जब आपने सारी चीज़ें लिख ली उसके बाद में आप उसको किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, चुटकुलों के माध्यम से प्रेजेंट कर रहे हैं, गीत के माध्यम से, शायरी के माध्यम से, किस प्रकार से आप उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसका शीर्षक क्या होना चाहिए, यानी उसका टाइटल एक ऐसा टाइटल होना चाहिए लोगों की जुबान पर चढ़ जाए। जैसे अगर बात करें सदी का महानायक, आप मुंह से निकलता है अपने आप ही अमिताभ बच्चन, कहते हैं क्रिकेट का भगवान तो हम कह देंगे सचिन तेंदुलकर, अपने आप ही मुंह से निकल जाता है। यानी एक ऐसा टाइटल, ऐसा शीर्षक जो क्या करे, हाथों हाथ ही व्यक्ति उसको क्या कर ले, कैच कर ले। तो इस तरह का एक टाइटल दिया जाना चाहिए। फिर साज सज्जा, यानी जब आप फीचर लिख रहे हैं उसके अंदर हो सकता है अमिताभ बच्चन की पुरानी फ़ोटो लगा दें आप, है ना, और सचिन तेंदुलकर की फ़ोटो लगा दें, वर्ल्ड कप उठाए हुए सचिन तेंदुलकर पर अगर आप कोई लिख रहे हैं, अमिताभ बच्चन पे लिख रहे हैं,
तो यानी इस तरह की साज सज्जा, कोई फोटो, उसके अंदर आप ग्राफिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है आपके फीचर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मेन जो मुख्य बात है वो आपको ये ध्यान रखनी है, आपको यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ मैं लिखना भूल गया, आप लिख सकते हैं फीचर की एक विशेषता। इसमें आप लिखिएगा कि फीचर लिखते समय उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग किया जाएगा। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उत्तम पुरुष शैली का मतलब मैं शब्द का प्रयोग ज़्यादा किया जाएगा, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। दूसरी अगर बात करें, दूसरी बात है अनौपचारिक शैली भी इसके अंदर प्रयोग में लिया जाए। एक तो होती है औपचारिक, एक होती है अनौपचारिक। अनौपचारिक में कोई बंधन नहीं होता, कोई निश्चित दायरा नहीं होता, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अनौपचारिक शैली का भी प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो ये थी अपनी क्या फीचर। अब हम बात करेंगे फीचर और लेख में क्या अंतर है। अब देखो फीचर यहाँ से इंपॉर्टेंट है। फीचर रोचकता के साथ लिखा जाएगा, रोचक विषय होंगे, हास्य व्यंग्य होंगे, मनोरंजन होगा। जबकि कोई भी लेख लिखा जाता है ना, वो हमेशा ही गंभीर शैली में लिखा जाएगा। कोई भी लेख होता है वो गंभीर शैली में, जैसे भ्रष्टाचार पे लिखना है आपने, तो वो लेख लिखा जाएगा तो उसमें कोई हास्य व्यंग्य नहीं होगा, कोई मनोरंजक वाली बात नहीं होगी, परंतु फीचर के अंदर ये सब चीज़ें होंगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा है, फीचर दिल को प्रभावित करता है, यानी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, फीलिंग्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जबकि जो लेख होता है ना, वो माइंड का खेल होता है, मस्तिष्क का खेल होता है, यानी मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। फीचर एक गद्य गीत है, ये बात ध्यान रखनी है। फीचर एक क्या है, गद्य गीत। मैंने कहा था आप शायरियों के माध्यम से, गीत के माध्यम से भी फीचर लिख सकते हैं। जबकि लेख उच्च स्तरीय गंभीर गद्य रचना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फीचर क्या है, गद्य गीत है, और लेख जो होता है वो उच्च स्तरीय गंभीर गद्य रचना है। आगे देखते हैं। फीचर किसी विषय के कुछ आयामों को स्पर्श करता है। फीचर किसी एक स्पेशल पॉइंट को स्पर्श करेगा। जैसे हमने अमिताभ बच्चन की बात की तो सिर्फ अमिताभ बच्चन के ही पॉइंट को स्पर्श करेगा। मैंने सचिन तेंदुलकर की बात की तो सिर्फ सचिन तेंदुलकर के ही पक्ष को रखेगा। परंतु जो लेख होता है ना, वो पूरी फिल्म, जैसे हमने कोई लेख लिखना है तो उस लेख के अंदर पूरी फिल्म जगत, जो जो लोग काम करते हैं उन सब का जिक्र होगा। इसमें ये अवार्ड मिलता है, यहाँ पर इतना संघर्ष है। सचिन तेंदुलकर का लेंगे तो खेल के बारे में बताया जाएगा, क्रिकेट यहाँ से शुरू हुआ, फलाना टिमका, सब चीज़ें बताई जाएंगी। तो ध्यान रखना, फीचर क्या है, फीचर किसी एक कुछ आयामों को स्पर्श करता है, जबकि लेख सभी आयामों को स्पर्श करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर है, लेख में तथ्यों को गंभीरता प्रस्तुत किया जाता है, गंभीरतापूर्वक। पता ही है, जब कोई लेख लिखा जाएगा ना, कोई कॉलम लिखा जाएगा तो उसमें ध्यान रखना, उसमें बड़ी गंभीरता होगी, क्योंकि उस लेख को बड़े ध्यान से पढ़ा जाता है। उसकी प्रत्येक बात को बड़े विश्लेषण रूप से लिखा जाएगा। पहले विश्लेषण किया जाएगा कि ये बात सत्य है, कितने लोग इस बात के समर्थन में है, किन किन विद्वानों ने ये कहा है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। परंतु फीचर में लेखक को अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने की क्या होती है, छूट होती है। तभी तो मैंने कहा था आत्मप्रक होता है, ये वस्तुनिष्ठ नहीं होता, आत्मप्रक, यानी व्यक्ति अपनी राय दे सकता है फीचर में, परंतु लेख में ऐसा नहीं होता। ये बात आप ध्यान रखेंगे। फीचर के क्या क्या प्रकार हैं, यहाँ देख लेते हैं। फीचर के देखो, समाचार फीचर हो गया। आप किसी भी समाचार को फीचर के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी समाचार है उसे हास्यमय या मनोरंजन या रोचकतापूर्ण तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा, मानवीय रुचिपरक फीचर होता है, बिल्कुल होता है। मानव की जैसी रुचि होती है, जैसे जिस मुद्दे पर वो चाहता है उस मुद्दे पर लिखा जा सकता है। तीसरा, व्याख्यात्मक वो फीचर हो सकता है, आप विश्लेषण कर सकते हैं, अपना व्याख्यान दे सकते हैं। ऐतिहासिक फीचर हो सकता है, जैसे अभी हम बात करें, मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर एक गांव पड़ता है, आपने जीके में पढ़ा होगा कि जहाँ से गगन नदी प्रवेश करती है, तलवाड़ा झील। अब उस पर फीचर लिखे गए कि यहाँ पर कौन सा युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध हुआ था। इस तरह के यहाँ प्रमाण मिले, उस पर बहुत सारे लोगों ने कहा, व्यंग्य किया। तो यानी जहाँ पर ऐतिहासिक फीचर की बात आई, विज्ञान के फीचर लिखा जाता है। आजकल रोबोट पे लिखा जा रहा है, रोबोट को आंसी के माध्यम से लोगों को प्रेजेंट किया जा रहा है कि हम सब लोग किसके वश में हो गए, मोबाइल के वश में हो गए हैं। खेल कूद के फीचर अभी बताया था, सचिन तेंदुलकर वाला। पर्व उत्सव फीचर, यानी आजकल वर्तमान में क्या कर रहा है, हिंदू जो सनातन धर्म है उस पर देखो आप कितने फीचर लिखे जाते हैं ना। कैसे लिखे जाते हैं आपने देखा होगा, जैसे दीपावलियों के अंदर वो उत्साह नहीं रहा, होली के पर्व को कितने कम उत्साह के साथ मनाया जाता है। परंतु जैसे ही हम ईसाई धर्म की बात करें, जैसे क्रिसमस डे कितनी कुशलता के साथ मनाते हैं, वैलेंटाइन मनाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं,
उन पर्वों को हम ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, तो ये फीचर के माध्यम से प्रेजेंट किया जा सकता है। विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर, जैसे कोई भी युद्ध हो रहा है उस युद्ध पे लिख सकते हैं, कोई बाढ़ आ गई उस पर आप फीचर लिख सकते हैं, कोई भी विशेष घटना हो सकती है, तो यह बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में देखो, व्यक्ति परक हो सकता है, किसी व्यक्ति के जीवन पर लिखा जा सकता है। खोज परक, कोई भी जैसे सभ्यता स्थल हो गए उनकी खोज होती है, आप किसी प्रकार की खोज करते हैं तो उन पर भी आप फीचर अच्छी तरह से लिख सकते हैं। मनोरंजन फीचर होता है, मनोरंजन करने के लिए तो मैंने बताया था, ये तो उसका मुख्य बिंदु है ही। जन रुचि, जैसी जनता चाहती है वैसा आपको लिखना पड़ता है ना, के विषयों पर फीचर। फोटो फीचर, यानी किसी की फोटो, एक फोटो के ऊपर आपने पूरी कविता लिख दी, है ना। किसी की फोटो देखकर आपने उसको व्यंग्य के माध्यम से, आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कोई झंडा उठा रहा है, कोई कांग्रेस की पार्टी का, कोई बीजेपी पार्टी का, उन झंडों पर बड़े फीचर लिखे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फीचर लिखे जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, फीचर के प्रकार हैं, इनको ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, फीचर रूपक के ज़्यादा निकट होता है। तो आप यहाँ रूपक जो शब्द है ना, रूपक का अर्थ होता है किसी पर आप रूपित कर सकते हैं। जैसे आपने एक कृष्ण का एक दोस्त था उद्धव, उसको पढ़ा होगा, उसको भंवरे का रूपक के माध्यम से प्रेजेंट किया, तो आप यहाँ अलंकारों के रूप में नहीं लेंगे। रूपक एक नाटक का प्रकार होता है, यानी आप प्रेजेंट कर सकते हैं उन चीज़ों को काल्पनिक। आपने देखा होगा प्रत्येक कोई भी फिल्म चलती है या नाटक चलता है, उसमें ये लिखा जाता है कि सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, वास्तविक जीवन से इनका कोई संबंध नहीं है, इनका सहयोग मात्र एक संयोग माना जाएगा अगर कोई समानता दिखाई देती है। यानी एक रूपक के माध्यम से, तो ध्यान रखना रूपक अलंकार नहीं है, किसी को माध्यम बनाकर आप फीचर लिख सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। संपादकीय लेखन, ये नया बिंदु है, यहाँ से अपन दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, संपादकीय लेखन। आपने देखा होगा, जो भी अखबार पढ़ते हैं उन सबको पता होगा कि अखबार के शायद 7वें 8वें पेज पर एक संपादकीय पृष्ठ आता है, उसके अंदर बड़े बड़े विद्वानों की राय होती है, बड़े गजब के कॉलम होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी भाषा शैली को सुधारना चाहता है ना, तो वो उस कॉलम को अगर पढ़ना शुरू कर दे, वो पढ़ा बड़ी मुश्किल से जाता है, क्योंकि जो चीज़ दिमाग में नहीं आती हम उसको छोड़ देते हैं। तो उसको अगर आप पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो ये साइकोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट है ना, दर्शन शास्त्र है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल है, सब आपके क्लियर होती जाएंगी। तो वो कॉलम बहुत ही मुश्किल से पढ़ पाते हैं लोग, वो एक पूरा पृष्ठ आता है, उसको पढ़ना चाहिए, उससे आपकी भाषा शैली, आपकी लिखने की शैली भी बदल जाएगी। तो देखते हैं संपादकीय लेखन क्या होता है। किसी ज्वलंत मुद्दे, यानी वर्तमान में जो चल रहा हो, या घटना पर समाचार पत्र को चिंतन एवं दृष्टि संपादकीय कहलाता है। यानी कोई भी वर्तमान में मुद्दा चल रहा हो, आप इस भाषा को आप माइंड में तस्वीर बनाएं कि वर्तमान में, जैसे अगर बात करें कि वर्तमान में क्या मुद्दा चल रहा है, वर्तमान में एक ही मुद्दा चल रहा है, क्या ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो सकती है। अब इस पर संपादक अपनी राय देगा, ठीक है, वो संपादक की राय नहीं होगी, वो एक किसी संस्था की या किसी न्यूज़पेपर की पूरी जितनी भी संस्था में काम करते हैं उन लोगों की सबकी राय मानी जाती है। इसीलिए संपादकीय प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यह सामान्यतः समाचार पत्र के बीच के प्रश्नों पर लिखा जाता है। मैंने बताया था 7वां 8वां पृष्ठ ही होता है। संपादकीय समाचार पत्र की आत्मा होती है, ये ध्यान रखना है। संपादकीय जो पृष्ठ होता है या संपादकीय समाचार होता है ना, वो कोई भी कार्यालय मान लो या समाचार मान लो, उसकी आत्मा होती है या उसकी आवाज़ होती है, सबकी आवाज़ होती है, वो एक संपादक की आवाज़ नहीं होती। तो ये बात ध्यान रखिए। आमतौर पर अखबारों में संपादक और सहायक संपादक संपादकीय लिखते हैं, यानी या तो संपादक लिखेगा या उसका सह संपादक होता है वो लिखता है। ऐसे कोई हर एक व्यक्ति संपादकीय वो नहीं लिख सकता, ठीक है, वो उस पृष्ठ पर अपना कोई भी लेख नहीं लिख सकता। कोई बाहर का लेखक संपादकीय नहीं लिख सकता। तो ये बात बताई दी आपको। पत्रकारिता की ये याद रखना मेरी, ये ध्यान रखना है मेरी पत्रकारिता के पुरोधा पुलित्जर ने संपादकीय लेखन के लिए 3 बातों पर बल दिया था। उन्होंने कहा था कि संपादकीय जब लिखा जाता है वो एक तो संक्षिप्त होना चाहिए, बिल्कुल छोटा होना चाहिए, ठीक है, और उसको बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बेतुकी बातें नहीं, सीधी बात, नो बकवास, यानी छोटा होना चाहिए, सीधापन होना चाहिए, और उसकी जो शैली होती है वो बिल्कुल सरल शैली के अंदर लिखा जाना चाहिए, ताकि जो पढ़ने वाला आम किसान है, आम वर्ग है, उस तक वो पहुँचे। ऐसा नहीं कि सभी लोग एक्सपर्ट ही बैठे हैं, वो ही उसको नहीं,
वो सामान्य व्यक्ति तक पहुँचे, तो सामान्य व्यक्ति तक उस चीज़ को समझने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग उसमें करना चाहिए। फिर है संपादकीय लेखन को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला तो होता है सूचनात्मक, सूचना देने वाला, और दूसरा होता है बहस के रूप में विभाजित किया जा सकता है। यानी संपादकीय लेखन जो होता है वो एक तो होता है आप तक सूचना पहुंचानी है कि आपके ये अधिकार हैं, आपके अगर अधिकारों का आनंद होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, इस तरह का संपादक बता सकता है। ठीक है, संपादकीय पृष्ठ में सब चीज़ें बताई जाती हैं। एक होता है वर्तमान में ऐसा मुद्दा चल रहा हो, जैसे आरक्षण की बात करें अपन, जैसे आरक्षण वर्तमान में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो उस पर एक बहस की जा सकती है कि आरक्षण किस प्रकार समाज को खोखला कर रहा है। एक बच्चे के माइनस में नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और वो आरक्षण की वजह से नौकरी लग रहा है, एक बच्चे के 80% नंबर आ रहे हैं, वो उस नौकरी से वंचित हो रहा है। तो इस आरक्षण के मुद्दे पर जब बहस की जाएगी तो ये बातें यहाँ सीधी उन लोगों के मस्तिष्क में खनकेगी जो इस बात का समर्थन करते हैं कि संविधान बिल्कुल सही है। तो आरक्षण जैसा मुद्दा हो गया तो ये बहस के लिए बहुत बढ़िया मुद्दा है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहस के रूप में विभाजित किया जा सकता है, तो ये ध्यान रखना है। संपादकीय लेखन 2 तरीके से होगा, एक सूचनात्मक होगा और एक बहस के रूप में होगा। फिर है सूचनात्मक संपादकीय में समस्या का वर्णन और विश्लेषण किया जाता है। इसमें सिर्फ समस्या बताई जाती है कि ये फलानी समस्या है और इसका निराकरण ऐसे होना चाहिए, ठीक है, इतना ही विश्लेषण। परंतु बहस वाले संपादकीय में किसी मुद्दे के पक्ष और विपक्ष दोनों रखे जाएंगे कि ये बात तो अच्छी है, मानते हैं आरक्षण होना चाहिए, परंतु आरक्षण जो है वो नौकरियों में न करके सामान्य जो सेवाएं मिलती हैं उनमें किया जाए। अगर नौकरियों में आरक्षण किया जा रहा है तो हम एक उस वर्ग से वंचित हो रहे हैं जो बहुत अच्छे समाज को एक अच्छी दिशा के अंदर अच्छे देश के निर्माण में योगदान दे सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। सूचनात्मक संपादकीय का उद्देश्य पाठकों को किसी समस्या से सचेत करना है और राहत कार्य हेतु प्रेरित करना है, परंतु बहस वाले संपादकीय का उद्देश्य पाठकों के बीच वैचारिक बहस छेड़ना है जिससे समाज में क्या आए, समाज में जागरूकता आए। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जो निर्भया कांड हुआ था वो संपादकों की वजह से उनको सज़ा मिल पाई थी। उन्होंने ऐसी मुहिम चलाई, ऐसी बहस शुरू की कि आपकी बेटी, आपका परिवार से जुड़ी कोई भी महिला अगर बाहर पढ़ती है, जॉब करती है तो उसके लिए समस्या है, ये आज इनके साथ वह कल उनके साथ भी हो सकता है। तो इस तरह का ज्वलंत मुद्दों पर बहस की जाती है और ये तभी तो उनको न्याय मिला ना निर्भया को। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। संपादकीय लेखन की प्रक्रिया का क्रम क्या होता है, तो देखो वही सेम ही है, फीचर वाला ही है। सबसे पहले आपको विषय का चयन करना है, जैसे हमने विषय का चयन किया आरक्षण, ठीक है, आरक्षण। दूसरा विषय अनुरूप सामग्री का चयन करना है। अब आरक्षण की बात संविधान में कहाँ कहाँ की गई है, आरक्षण का मुद्दा संविधान में क्यों आया था, कौन लेके आया था, भीमराव अम्बेडकर लेके आए थे। 1965 तक कहा गया था कि आरक्षण दिया जाएगा, उसके बाद ये बंद कर देंगे, परंतु वर्तमान सरकारें क्या कर रही हैं, लगातार उनको आगे बढ़ा रही हैं। विषय प्रवेश और विस्तार, ये मैंने बता दिया कि कहाँ से इसको आरक्षण का मुद्दा चला और विस्तार कहाँ तक हो गया है, कितनी नौकरियों में आरक्षण है, किस प्रकार। विषय का निष्कर्ष, अब इसका क्या निष्कर्ष निकल सकता है, किसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं, ठीक है, और इसका शीर्षक तय किया जाएगा। तो ये 5 चीज़ें ध्यान रखनी। पहले विषय का चयन करना है, फिर विषय के अनुरूप सामग्री का चयन करना है, फिर विषय के अंदर प्रवेश और उसका विस्तार किस प्रकार हुआ, और विषय का निष्कर्ष क्या निकला, और अंत में उसका शीर्षक दिया जाएगा। तो अपन देखते हैं संपादक के नाम पत्र। अब क्या होता है, कई बार ये भी एक संपादकीय पृष्ठ के अंदर संपादक के नाम पत्र लिखे जाते हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है ये। संपादकीय पृष्ठ पर ही प्रकाशित किया जाने वाला स्तंभ है एक संपादक के नाम पत्र। पाठक समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री या सामाजिक समस्याओं पर अपनी प्रतिक्रिया समाचार पत्र को अपने पत्र के माध्यम से करवाता है। यानी आपने कोई समाचार छाप दिया, आप एक राष्ट्र पत्रिका के संपादक हैं, आपने छाप दिया, अब पढ़ने वाले पाठक है उसको ये बात उचित नहीं लगी या वो अपना कोई सुझाव देना चाहता है, तो वो क्या करता है, आप पत्रिका को एक चिट्ठी लिखता है और वो उन तक पहुंच जाती है। जब उन तक पहुंच जाती है, ठीक है, तो फिर वो उसका जवाब देता है या उस पत्र के माध्यम से समाचारों के अंदर वो चीज़ प्रकाशित होती है और उसे संपादक के नाम से ही परिभाषित किया जाता है, संपादक के नाम से, ठीक है। तो ये हो जाएगा संपादक के नाम से जो पत्र आता है उसे इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, वो इसे संपादक नाम से ये बताया गया मैंने परिभाषित किया जाता है। ध्यान रखने योग्य बातें क्या है,
विषय की उपयोगिता होनी चाहिए। जिस विषय पर आप संपादक को लिख रहे हैं कि ये चीज़ आपने कही, इस चीज़ का ये निराकरण हो सकता है, इसके लिए ये प्रयास किया जाए। प्रासंगिकता होनी चाहिए, उसमें प्रसंग होना चाहिए और समसामयिकता होनी चाहिए, यानी करंट का विषय होना चाहिए, करंट का विषय होना चाहिए। संविधान का कोई हनन नहीं होना चाहिए उसमें, तो ये बात ध्यान रखना है। करंट का विषय होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा माइंड है, अगर आपको लगता है मेरा विचार सुझाव योग्य है, तो आप पत्रकारिता के क्षेत्र में संपादक के नाम से पत्र लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद की बात करें, पत्र में आलोचना विषय परक हो, जो भी आप आलोचना टिप्पणी कर रहे हैं वो व्यक्ति परक होनी चाहिए, व्यक्ति से, ठीक है, व्यक्ति परक नहीं होनी चाहिए। सॉरी, ये नहीं शब्द आया नहीं क्या यार, ये रहा, व्यक्ति परक नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। किसी व्यक्ति विशेष को लिखकर आप नहीं लिख सकते, जैसे राहुल गांधी के, नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, वो कभी भी प्रकाशित नहीं होता। न्यायालय के विचाराधीन मुद्दे और न्यायालय के फैसलों की आलोचना से जुड़े पत्र प्रकाशित नहीं किए जाते। न्यायालय ने कोई फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, किसी भी कोर्ट ने फैसला दे दिया और आप उस कोर्ट के फैसले के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो नहीं, क्योंकि भारत है और भारत में सबसे जो सर्वोच्च इकाई है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। आप न्यायपालिका की कोई भी आलोचना नहीं कर सकते, किसी भी जो भी उन्होंने अपना निर्णय दिया उसके खिलाफ आप किसी भी प्रकार का समाचार है उसमें आप उसको प्रकाशित नहीं करवा सकते कि ये गलत किया है, तो ये बात इन्होंने बताई है। फिर है पत्रकारिता। पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित करने से, कोई भी पत्रकार हो सकता है, संपादित कर आम पाठकों तक पहुंचाने से। ये सब जानते हैं, पत्रकारों को आप जानते हैं, सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं दूर दूर से बिखरी सामग्री को और आप तक पहुंचा देते हैं। पत्रकारिता का इतिहास क्या रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व पत्रकारिता का इतिहास देख लेते हैं, सारे विश्व में क्या रहा। तो ये कुछ चीज़ें तो अपन पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। कागज और मुद्रण, कागज पर लिखने का काम जाता हो, ये सबसे पहले चीन ने किया था, तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम काम किसने किया, चीन ने। वहीं से पहला हस्तलिखित समाचार पत्र, देखो कितनी बड़ी बात है, ये उल्टे पुल्टे काम नहीं कर रहे। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, क्योंकि वो तो जर्मनी ने गुटेनबर्ग में बनाई थी बाद में, और ये 1440 की बात है। तो उस समय क्या हाथ से पत्र लिखा करते समाचार पत्रों के अंदर। देखो एक पत्र थोड़ी लिखो, कितने कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ था, सब लोग उसको देख देख के लिखा करते थे। तो सबसे पहले ये काम किसने किया था, ये सबसे पहले चीन ने किया था। और जो समाचार पत्र निकला उसका नाम क्या था, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था पेकिंग गजट के नाम से प्रकाशित हुआ था पहला समाचार पत्र हस्तलिखित, और जिसे तिनचाओ नाम दिया गया था। चीन में इसको क्या बोलते थे, तिनचाओ, ठीक है, इसी का नाम था पेकिंग गजट, पहला अखबार था हस्तलिखित। फिर अगर बात करें, जर्मनी के गुटेनबर्ग ने यूरोप में पहला प्रेस 1440 ईस्वी में स्थापित किया था। बाद में तो चलो फोटोस्टेट निकलनी शुरू हो गई, तो ये तो अब पीछे पढ़ चुके हैं। तीसरा है, कैक्सटेन नामक व्यक्ति द्वारा इंग्लैंड में प्रेस की स्थापना 1447 में की गई थी। तो ये ध्यान रखना, जर्मनी में 1440 में हुई और यहाँ 1477 में हुई, सॉरी 47 बोल दिया गया, 77 में हुई थी। विश्व में सबसे पहला समाचार पत्र 1526 में, अब ध्यान रखना खानवा का युद्ध हो रहा है अपने यहाँ पे, तो विश्व में सबसे पहला समाचार पत्र 1526 ईस्वी में यूरोप के हॉलैंड में प्रकाशित हुआ था। सबसे पहला समाचार पत्र विश्व में, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1526 खानवा युद्ध के समय हॉलैंड में प्रकाशित हुआ। विश्व का सबसे पुराना नियमित या डेली आने वाला समाचार पत्र कौन सा था, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो विश्व में सबसे पुराना नियमित समाचार पत्र रॉयल स्वीडिश अकेडमी द्वारा प्रकाशित पोस्ट ऑन्स इनरेक्स ट्रिंट निगर, क्या लिखा है, पोस्ट ऑन्स इनरेक्स ट्रिंट निगर 1644 था। परंतु विश्व का पहला दैनिक समाचार पत्र 1772 में आ गया था। 73 में रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना होती है, याद होगा आपको, ठीक है। तो लंदन से प्रकाशित हुआ, जिसका नाम था मॉर्निंग पोस्ट। क्या नाम था, मॉर्निंग पोस्ट। कुछ सनों को आप ऐसे माइंड में याद रख सकते हैं। तो 1972 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उससे एक साल पहले विश्व का पहला दैनिक समाचार पत्र जिसका नाम था मॉर्निंग पोस्ट। आज़ादी से पूर्व विदेशों में हिंदी पत्रकारिता, आज़ादी से पहले भी हिंदी के अंदर भी समाचार पत्र छपने शुरू हो गए थे। कहाँ, विदेशों में। विदेशों में हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 1883 में हुआ था। अब 83 में कांग्रेस की स्थापना भी तो हुई है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। 1883 में राजा रामपाल द्वारा स्थापित त्रैमासिक, यानी 3 महीने से आता था,
और 3 भाषाओं में आता था। त्रैमासिक था, 3 भाषा में आता जिसका नाम था हिंदुस्तान। तो ये हो गया अपना सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब तक का। ये लंदन से प्रकाशित होता। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत 1883 में किसने की थी? तो याद रखेंगे राजा रामपाल के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। ये त्रैमासिक पत्रिका थी जिसका नाम था हिंदुस्तान और 3 भाषाओं में प्रकाशित होती थी लंदन से। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसको तो ऐसे भी याद रख सकते हो ना, 83 में 3 आ रहा है लास्ट में, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो 3 3 3 3 चीज़ें हैं। तो 1883 त्रैमासिक त्रिभाषी हिंदुस्तान, राजा रामपाल। चलिए, ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति का आह्वान करने वाले पत्र गदर का प्रकाशन विभिन्न भारतीय भाषाओं में 1 नवंबर 1913 में अमेरिका में हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। गदर का प्रकाशन स्वतंत्रता के बाद भारत की पत्रकारिता किस प्रकार रही है? तो यहाँ से अपने हिंदी के अंदर लगभग एक पत्रकारिता का प्रश्न आता है। देखिए, भारत का पहला पत्र कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, बंगाल गजट ऑफ कलकत्ता। ध्यान रखिएगा, बंगाल गजट ऑफ कलकत्ता कहाँ से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से। नाम से जेम्स ऑगस्टोन टिक्की द्वारा 19 जनवरी 1780 ईस्वी को प्रकाशित करवाया गया। सॉरी, स्वतंत्रता से पूर्व की बात हो रही है, अभी आज़ादी नहीं मिली है, उससे पहले की बात है। बंगाल गजट ऑफ कलकत्ता, जनरल एडवर्टाइजर नाम से जेम्स ऑगस्टोन टिक्की द्वारा। ध्यान रखना, इतना याद रह जाएगा ना, बंगाल गजट ऑफ कलकत्ता, तो भी आपका बेड़ा पार है। तो पहला समाचार पत्र भारत के अंदर बात हो रही है, तो ये था। फिर हिंदी का पहला पत्र, ये देखिए, ये प्रश्न कितनी बार पेपर में पूछा गया है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। हिंदी का पहला पत्र कौन सा था? उतंड मार्तंड, गणेश त्रिवेदी, याद रखेंगे। गणेश शंकर था, कौन था? गणेश विद्यार्थीश्वरी, उनका तो प्रताप था सही। बाकी इसका आप मुझे कमेंट में बताएंगे। 30 मई 1826 को जुगल किशोर शुक्ल ने, ये रहा रही, सॉरी आगे आ गया, बताएंगे क्या, यहीं से आ गया। हिंदी का पहला पत्र उतंड मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने कलकत्ता से प्रकाशित किया था। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र 1854 में समाचार सुधावर्षण नाम से कलकत्ता से श्याम सुंदर सेन ने प्रकाशित किया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये कंफ्यूज कर रहा था, मेरे भी गणेश याद रह गया था। तो उदंड मार्तंड, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। मार्तंड, मारता कौन है भाई? जुगल किशोर मारता है, इसे याद रख लो कि बड़ा उदंड प्रवृत्ति का है कौन? जुगल किशोर, ऐसे याद रखो। फिर इसको याद रखेंगे, हिंदी का पहला दैनिक लगातार रोजाना आने वाला 1854 में समाचार कौन सा है? सुधा वर्षण। सुधा का मतलब होता है अमृत, वर्षण मीन्स वर्षा। अमृत की वर्षा कौन करते थे? श्याम सुंदर भगवान करते थे, श्याम सुंदर सेन, इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। पत्रकारिता के अन्य आयाम कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। संपादकीय होता है, फोटो पत्रकारिता होती है, सबको पता है। कार्टून कोना, ये आपने देखा होगा पत्रिका में एक साइड में आता है, उस कार्टून के माध्यम से बड़ा व्यंग्य किया जाता है, पॉलिटिकल पे किया जाता है, महंगाई पे किया जाता है, यानी एक व्यंग्य के रूप में ये पत्रकारिता भी होती है। कार्टून नेटवर्क वाली, ये कार्टून कोना होता है। रेखांकन होता है, फोटोग्राफ के माध्यम से भी होता है। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये प्रकार भी आप देख लीजिएगा। इनमें एक एक तो जो चीज़ें हैं ना वो पेपर में आई हुई हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। पहला तो खोजपूरक पत्रकारिता, ये तो सबको, ये भी खोज जो करता है वो अपनी पत्रकारिता के माध्यम से जगह जगह घूम कर नई नई चीज़ों की खोज करता है कि फलाने जगह मुझे ये चीज़ों के अवशेष मिले, ये मिले। तो ये पहले पत्रकारिता तो यही है, ठीक है। दूसरी है विशेषीकृत पत्रकारिता, यानी स्पेशलाइज एक क्षेत्र में होता है, वो उसी क्षेत्र की बार बार जानकारी, जैसे क्रिकेट का कोई खेल का स्पेशलिस्ट है, कोई फुटबॉल का है, कोई शतरंज का स्पेशलिस्ट है, कोई डॉक्टर क्षेत्र में स्पेशलिस्ट है, कोई नेटवर्क क्षेत्र में स्पेशलिस्ट है, यानी वो अपने क्षेत्र की पत्रकारिता करता रहता है। अब ये है वॉच डॉग। वॉच डॉग का मतलब वॉच मीन्स देखना, डॉग मीन्स कुत्ता, कुत्ते की तरह देखना। अब कुत्ते की तरह पत्रकारिता कैसे होती है? तो जो बड़े बड़े विशेष मुद्दे पर विशेष चर्चा की जाती है, सरकार की निगरानी की जाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जिस सरकार की निगरानी कैसे? भ्रष्टाचार जो भी सरकार की कार्यालय, जैसे जलदाय विभाग है, शिक्षा विभाग है, अब रेलवे विभाग है, परिवहन लोक परिवहन विभाग है, यानी जहाँ भी जाएं, कृषि विभाग है, यानी बहुत सारे विभाग हैं। तो वहाँ पर कितनी की रिश्वतखोरी हो रही है, कितनी भ्रष्टाचारी हो रही है, उन पर निगरानी रखते हैं वो पत्रकार, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वॉच डॉग पत्रकारिता। यानी सरकार के कार्यों पर निगरानी रखने वाली पत्रकारिता क्या कहलाएगी?
वॉचडॉग पत्रकारिता। फिर है एडवोकेसी, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, आप एडवोकेट याद कर लो, यानी आपको परामर्श देंगे, एडवाइजर, आप ये सुनो, राय परामर्श देने वाली पत्रकारिता होती है। आप इसे पक्षधर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पक्षधर, लिख दीजिएगा कि आपके पक्ष में बात करेगा ये, ठीक है। पक्षधर आपके आपके हितों के लिए ये हमेशा तत्पर रहेगा, आपके किसी भी हितों का आनंद नहीं होने देगा, यानी सामान्य आदमी के हितों में सुझाव देगा आपको, ये उसकी पत्रकारिता की जाती है। फिर वैकल्पिक पत्रकारिता होती है। वैकल्पिक पत्रकारिता क्या होती है? जैसे सभी चैनल जो होते हैं वो, मान लो एक न्यूज़ चैनल की बात करें तो सभी चैनल एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, वो उसके पक्ष में बोलते हैं, तो उनके विपक्ष में बोलने वाला कोई नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, एक दूसरा चैनल आता है जिसमें विकल्प दिया होता है। जैसे अपन बात करें, देर पीछे चला कि गोदी मीडिया है, मोदी की कोई बुराई नहीं कर रहा, परंतु कई चैनल है, जैसे इंडिया टीवी की बात करें, रजत शर्मा है जैसे बात करें, तो ये क्या है, एनडीटीवी है क्या, एनडीटीवी, हाँ, वो भी क्या है, मोदी के खिलाफ बोलता है। यानी विकल्प होता है, विकल्प होता है, अपने पास ऑप्शन होता है, वो पत्रकारिता भी इसके अंतर्गत आती है। विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता कैसी कैसी होती है ये भी आज देख लेते हैं। विज्ञान के संबंध में पत्रकारिता आती है, खेल की पत्रकारिता आती है, फिल्म जगत की पत्रकारिता भी आती है। कौन सी फिल्म बन रही है, इसमें कौन से एक्टर हैं, क्या हो रहा है एक्टरों की ज़िंदगी में, ये हो रहा है वो हो रहा है। देखो, हिंदी की पहली फिल्म साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? रंगभूमि थी। 1932 में श्री लेखराम के संपादन में निकली थी। कौन थे इसके संपादक? लेखराम थे। कौन सी थी? रंगभूमि। श्री रामचंद्र ने नव चित्रपट को हिंदी की पहली पत्रिका माना है, तो ध्यान रखिएगा, श्री रामचंद्र ने किसको माना है? नव चित्रपट को हिंदी की पहली फिल्म पत्रिका माना है। परंतु अगर बात करें तो रंगभूमि पहली पत्रकारिता 1932 में प्रकाशित हुई थी, ये भी 1932 में प्रकाशित हुई है। तो यहाँ से प्रश्न अगर विवाद वाला है तो आएगा नहीं, अपने को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। वाणिज्य तो मैंने बता दिया, शेयर मार्केट की बात करेगा, शेयर मार्केट, सेंसेक्स कितना नीचा गया, कितना ऊपर आया, विदेशों से हमें क्या आयात हो रहा है, क्या निर्यात हो रहा है, सोना कितना उछला, चांदी में कितनी गिरावट आई, सब चीज़ें। फिर दूसरी अपराध पत्रकारिता, ये आपने देखा होगा, बलात्कार के मामले हैं, हत्या के मामले हैं, चोरी के हैं, लूट के हैं, डकैती के हैं, सब मामले इसके अंतर्गत आते हैं। अदालती पत्रकारिता, यानी अदालत ने क्या फैसला दिया, उसके जो अधिकार थे उनका आनंद हुआ है या नहीं हुआ है, तो यानी ये सब चीज़ें क्या है, पत्रकारिता के अंतर्गत आती हैं। फिर पत्रकारिता के अन्य रूप कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। देखो, पित्त पत्रकारिता, येलो जर्नलिज्म। पित्त पत्रकारिता की बात करें तो ये कैसी होती है? ये सनसनी फैलाने वाला कोई भी तत्व है। जैसे अगर बात करें, हम जैसे ही हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर बोलते हैं और उस मुद्दे पर बोलते ही ऐसा लगता है कि विवाद होगा, कन्फर्म विवाद होगा, आप में से 4 लोग आगे बढ़कर आ जाएंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, हिंदू हमारे भाई हैं, मुस्लिम हमारे भाई हैं। तो यानी उसे क्या बोला जाएगा? पित्त पत्रकारिता। यानी कोई भी ज्वलंत मुद्दा है, कोई भी सनसनी फैलाने वाला कोई भी तत्व है, उसके ऊपर आप लिखते हैं, तो मुख्य रूप से ये ज्वलंत मुद्दों पर ही लिखी जाती है। पेज 3 पत्रकारिता, ये पूछा जाता था। पेज 3 पत्रकारिता ये होती थी, कोई भी समाचार पत्र आता था ना, उसका तीसरे पेज पर जो रईस लोग हुआ करते हैं ना, जैसे फिल्म इंडस्ट्री के धनाढ़ लोग, उनकी पार्टी, वो कहाँ पार्टी की, किस प्रकार की, ये सब उनके जीवन, अमीरों के फैशन से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी वो तीसरे पेज पे आया करती थी, इसीलिए इसे 3 पेज बोला जाता है, पेज 3 पत्रकारिता। फैशन, अमीरों की पार्टियां, महफिलों, सेलिब्रिटी के जीवन को आधार बनाया जाता था। ये आमतौर पर समाचार पत्रों के तीसरे पेज पर प्रकाशित होती थी। तो ये तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, तीसरे पेज पर होती थी। पत्रकार की बैसाखियाँ क्या क्या होती हैं, यानी पत्रकार जो होता है वो किस माध्यम से आगे बढ़ सकता है। तो कोई भी पत्रकार है उसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, लोगों को उसकी बात पर ट्रस्ट होना चाहिए कि ये जो न्यूज़ देगा बिल्कुल सत्य देगा। संतुलन होना चाहिए, इधर उधर डिगने वाला नहीं होना चाहिए, वो एक जगह रहने वाला होना चाहिए। निष्पक्षता, चाहे कितने अमीर हो चाहे कितने गरीब हो, सबको निष्पक्ष रूप से सामने रखने वाला होना चाहिए। स्पष्टवादी होना चाहिए। ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये 4 चीज़ें। और कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे डेडलाइन, मैंने बताया था आपको कि जैसे अखबार होता है उसकी डेडलाइन के 12 बजे तक वो समाचार छापता है, उसके बाद के समाचारों को अगले दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, तो वो डेडलाइन होगी। तो किसी समाचार के प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए पहुंचने की आखिरी समय सीमा बता दिया मैंने। कोई भी समाचार पत्र है वो 12 बजे तक की न्यूज़ छापते हैं, उसके बाद की न्यूज़ को वो नहीं छापते, ठीक है, वो डेडलाइन कहलाती है। फिर डेस्क क्या होता है? संपादकीय कक्ष होता है,
ठीक है, जहाँ वो संपादक बैठता है उसको डेस्क बोला जाता है। बीट क्या होती है? बीट अधिकारी आपने बहुत बार सुना है, यानी किसी कार्य क्षेत्र का एक विशेष अधिकारी होता है। तो आप लिख सकते हैं रिपोर्टर का कार्य क्षेत्र। जैसे रिपोर्टर का कार्य क्षेत्र हो गया कि वो गांव की खबरें लेके आएगा, एक रिपोर्टर का काम है कि बैंक की खबरें लेके आएगा, एक का पुलिस थाने की खबरें लेके आएगा, है ना, इस तरह एक न्यायालय की खबरें लेके आएगा। इस तरह की खबरों का एक अलग अलग बीट होते हैं, उसके हिसाब से संपादक यानी पत्रकारों को, संपादक को जो होता है वो बांट देता है कि आप इस क्षेत्र की न्यूज़ लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ जिसका नाम रहेगा सृजनात्मक लेखन। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।